गाजा में तबाही मचाने वाले के घर में कुदरत का कहर। अमेरिका में भयानक बाढ़। ट्रंप बोले ऐसा तूफान कभी नहीं देखा। सैकड़ों की मौत से हड़कंप। अगली खबर में आपको बताएंगे। रोहिंग्या का हत्यारा देश में गृह युद्ध जारी। म्यांमार में बौद्ध मठ पर हवाई हमला, 2 दर्जन लोगों की मौत। और इसी के साथ आपको बताएंगे ईरान चिल्लाता रहा दुनिया, अब यूरोप के इस देश के पास परमाणु बम बनाने का पूरा संसाधन मौजूद, सिर्फ 1 महीने में बना सकते हैं परमाणु बम। IAEA का खुलासा, क्या रूस करेगा इजराइल की तरह हमला? और इसी के साथ आपको बताएंगे लेबनान के ईसाई राष्ट्रपति का इजराइल पर बड़ा बयान, हिजबुल्लाह के हथियार पर भी बोले। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो दूसरों के घरों को नेस्तनाबूद करता रहा, आज उसका अपना घर पानी में डूब गया। गाजा में मासूम बच्चों की लाशों पर चुप रहने वाला आज टेक्सास में बाढ़ से मरे लोगों पर आंसू बहा रहा है। फिलिस्तीनियों पर बरसाए बम आज खुद पर कहर बनकर बरसे। यह है उस ताकत का अंजाम जो खुद को खुदा समझ बैठी थी। दुनिया में जिस मुल्क ने सबसे ज्यादा जंगें लड़ी, सबसे ज्यादा देशों को तबाह किया, आज उसी मुल्क की सरजमीन पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कांप उठे। टेक्सास में आई विनाशकारी बाढ़ ने अमेरिकी घमंडी की नींव हिला दी है। ट्रंप ने खुद कहा ऐसा तूफान कभी नहीं देखा। दोस्तों, इस बाढ़ में सैकड़ों लोग मारे गए और कई लोग लापता है। ट्रंप ने इस मुश्किल हालात में अपनी सरकार और स्थानीय प्रशासन के काम का बचाव किया। बाढ़ आने के 1 हफ्ते बाद ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया शुक्रवार को किरविल शहर पहुंचे, जो केर काउंटी में है और सबसे ज्यादा तबाह हुआ है। वहां पहुंचकर ट्रंप ने मीडिया से कहा, हालात बहुत खराब है। मैंने बहुत से तूफान देखे हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जब कुछ पत्रकारों ने सरकारी कार्रवाई की स्पीड पर सवाल उठाया तो ट्रंप नाराज हो गए और बोले कि अब फोकस रेस्क्यू टीमों और वॉलंटियर्स के साथ एकजुटता पर होना चाहिए, न कि आलोचना की जाए। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या उनकी सरकार की एजेंसियों में कर्मचारियों की कटौती का असर राहत कार्यों पर पड़ा है, तो ट्रंप ने इस सवाल को टाल दिया और इसे हर 100 साल में आने वाली एक भयानक आफत बताया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने बाढ़ के पानी को इस तरह बताया जैसे पैसिफिक महासागर की एक बड़ी लहर, जिसे देखकर बड़े बड़े सर्फर चैंपियन भी डर जाएं। दोस्तों, बाढ़ में अब तक 120 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 96 मौतें सिर्फ केर काउंटी में हुई। अभी भी करीब 161 लोग लापता हैं और उनकी तलाश अब भी जारी है। मतलब ये समझिए कि 250 से ज़्यादा लोगों की इसमें अब तक मौत हो चुकी है, क्योंकि जो लोग लापता है उनको जिंदा मिलने की चांस बहुत ही कम है। मरने वालों में 27 लड़कियां और कुछ टीचर भी थे जो एक समर कैंप में थे और अचानक आए बाढ़ में फंस गए। टेक्सास की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने सही समय पर लोगों को क्यों नहीं चेताया, खासकर ग्वाडालूप नदी के पास रहने वाले लोगों को, जहां से बाढ़ आई। लेकिन ट्रंप और उनकी सरकार के लोगों ने लोकल प्रशासन का बचाव किया और कहा कि उन्होंने तेजी से काम किया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, म्यांमार के सागाइंग क्षेत्र में एक बौद्ध मठ पर गुरुवार देर रात हुए हवाई हमले में 23 लोगों की मौत हो गई। यह हमला लिन तालु गांव के मठ में हुआ, जहां 150 से ज्यादा लोग आसपास के गांवों से शरण लेने आए थे। हमले में 30 लोग घायल हुए, जिनमें 10 की हालत गंभीर है। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक जेट लड़ाकू विमान ने रात लगभग 1 बजे गांव के मठ पर बम गिराया। हालांकि यह हमला किसने किया, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। सेना ने घटना को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा है। म्यांमार के स्वतंत्र डेमोक्रेटिक वॉइस ऑफ बर्मा ऑनलाइन मीडिया के मुताबिक मृतकों की संख्या 30 तक हो सकती है। दोस्तों, म्यांमार में 2021 से गृह युद्ध चला है, जो फरवरी 2021 में सेना द्वारा तख्ता पलट के बाद शुरू हुआ। सेना ने चुनी हुई सरकार, जिसका नेतृत्व आंग सान सूकी कर रही थी, उनको हटा दिया। तब से ही देश में अशांति, संघर्ष और खून खराबा जारी है। और दोस्तों, एक बात याद रखिए, ये वही म्यांमार है जहां रोहिंग्या मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म हुए। हजारों की तादाद में लोगों को मारा गया, घर जलाए गए और लाखों लोग शरणार्थी बनकर दुनिया भर में भटकने को मजबूर हुए। ये देश आज भी मानवाधिकारों के धज्जियां उड़ाने में सबसे आगे है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के परमाणु बम बनाने को लेकर मिडिल ईस्ट में खींचतान अभी थमी ही नहीं थी कि अब यूरोप में भी इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई।
ऐसा IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी के एक बयान से हुआ है। दरअसल ग्रोसी ने कहा कि अगर जर्मनी चाहे तो 1 महीने या उससे कुछ ज्यादा समय में ही परमाणु बम बना सकता है। बुधवार को पब्लिश हुए इंटरव्यू में ग्रोसी ने कहा कि जर्मनी के पास जरूरी न्यूक्लियर मटेरियल, जानकारी और टेक्निक है। अब सवाल ये कि क्या रूस इस खतरे को पहले ही खत्म कर देंगे, क्योंकि वो इजराइल की तरह, यानी जिस तरह इजराइल ईरान के परमाणु प्रोग्राम से डरते हैं और अपने वजूद को खतरा मानते हैं, तो इसी तरह क्या रूस भी कर सकते हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि ग्रोसी का यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मनी को यूरोप की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बनाने का ऐलान किया है। ग्रोसी के मुताबिक जर्मनी परमाणु बम बना सकता है, उसके पास सारे संसाधन हैं, मगर वो परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा है जिसके प्रति वो अपनी जिम्मेदारी साबित भी करता रहा है। और सबसे मेन बात, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से पहले कुछ सीनियर जर्मन अधिकारियों ने कहा था कि जर्मनी में जो अमेरिकी परमाणु हथियार तैनात है वो रूस से आने वाले खतरे को रोकने के लिए काफी नहीं है। ऐसे में या तो जर्मनी को ब्रिटेन या फ्रांस के परमाणु हथियारों तक पहुंच बनानी होगी या फिर एक बड़ा यूरोपीय सुरक्षा सिस्टम तैयार करना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका के हथियारों पर ज्यादा निर्भर रहना सही नहीं है, इसलिए उन्होंने एक स्वतंत्र यूरोपीय परमाणु अम्ब्रेला का सुझाव दिया था और कहा था कि यह तभी मुमकिन है जब जर्मनी को भी परमाणु हथियारों तक सीधी पहुंच हो। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने शुक्रवार को साफ साफ कहा है कि इजरायल के साथ किसी भी तरह के रिश्ते या समझौते की कोई बात फिलहाल नहीं है। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि अब देश में हथियारों का कंट्रोल सिर्फ सरकार के पास होगा और इससे पीछे नहीं हटेंगे। ऑन ने यह बातें बेरूत में अरब और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की काउंसिल के डेलीगेशन से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा, हमारे लिए शांति का मतलब है कि जंग ना हो, लेकिन इजरायल के साथ नॉर्मल रिश्ते या डिप्लोमेटिक टाई अप इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। ये लेबनान की विदेश नीति का हिस्सा नहीं है। ये बयान इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार की उस बात का जवाब था जिसमें उन्होंने कहा था कि तेल अवीव लेबनान और सीरिया से रिश्ते सुधारना चाहता है। हथियारों के मुद्दे पर ऑन ने साफ कहा, अब फैसला हो चुका है कि हथियार सिर्फ सरकार के पास रहेंगे। यही असली संप्रभुता की पहचान है। इस फैसले से कोई वापसी नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले को लागू करते वक्त देश की सुरक्षा और स्थिरता का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि अंदरूनी शांति और राष्ट्रीय एकता बनी रहे। ऑन ने यह भी याद दिलाया कि जंग या शांति का फैसला सिर्फ कैबिनेट करेगा और वो भी देश हित में। मतलब कुल मिलाकर इनका साफ कहना है कि हिजबुल्लाह के पास हथियार अब नहीं होंगे और हिजबुल्लाह की तरफ से भी जो बयान आया है वो काफ़ी नरम है, यानी वो भी हथियार डालने को तैयार है, बस इजरायल कब्जा छोड़ दे। वहीं लेबनान के प्रधानमंत्री सलाम ने कहा कि हमले से प्रभावित लेबनान के लोगों के लिए यूरोपीय यूनियन ने $60 करोड़ से ज़्यादा की मदद दी है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह हमारा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।